Jai Hind to one and all. Today I am here with the SST English medium 10th class. Yesterday we have discussed a lot about soils, its distribution, its types, and its distribution, its types, and its various form. Now we have discussed about soil erosion. Soil erosion means सॉइल इरोजन का मतलब है कि सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। अब जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हमारे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, जहाँ से सॉइल गई है, जब ऊपरी सॉइल चली जाएगी, अपर मोस्ट लेयर चली जाएगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। तो दैट इज सॉइल इरोजन। आइए हम इस लैंग्वेज में समझते हैं। लैंड इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इरोजन। सॉइल विदाउट वेजिटेशन इज अफेक्टेड मोर बाय द इरोजनल प्रोसेस। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑफ द इंडिया इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू रैपिड इरोजन। हमारे भारत की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो दिन पे दिन घटती जा रही है बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की वजह से। और इससे क्या होता है, सॉइल इरोज क्यों होती है? क्योंकि वेजिटेशन नहीं होता है सॉइल में। यदि अगर सॉइल के अंदर वेजिटेशन की कमी होगी, मतलब पेड़ पौधों की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोज होगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके इफेक्ट के बारे में। तो सॉइल इरोज होने से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। मीन्स सबसे पहले अगर इफेक्ट की बात करूँ तो लॉस ऑफ वेजिटेशन। अगर वेजिटेशन नहीं है तो वेजिटेशन के ना होने की वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पानी आता है बारिश का, या उसका जो बहाव होता है, जो फ्लो होता है, तो वह पूरी तरीके से सॉइल को बहा के ले जाता है। कहीं ना कहीं अगर पेड़ पौधे होते हैं तो वो पेड़ पौधे अपने उसकी जो जड़ें होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती है। दूसरा एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ वाटर के ऊपर भी सॉइल इरोजन से बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा इरिगेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो होने लगती है। द डाइवर्जन ऑफ स्ट्रीम्स एंड obstructs to sheep ponds because of silting of sands at the river bottom। इसके अलावा इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो रिवर है उनका डाइवर्जन होने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि रिवर होती है, रिवर के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होती है। जब मिट्टी का बहाव होगा तो कहीं ना कहीं जो रिवर है उसका भी डाइवर्जन होने लगेगा, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि अगर एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ की सॉइल इरोज हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका इफेक्ट होता है, और वो कहीं ना कहीं डेजर्ट की तरफ जाती है, मतलब बैरन ज़मीन की तरफ होती जाती है। आगे हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब सॉइल को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सॉइल हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी समझ चुके हैं। तो अब हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करें तो अगर यदि हम माउंटेनियस रीजन में रहते हैं तो हमें कंडूर फार्मिंग वहाँ पर करना चाहिए। इसके अलावा हमें फील्ड रिच्ड लगाना चाहिए जिससे कि सॉइल इरोजन है वो रुक सके। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना चाहिए। जिस तरीके की हमारी सॉइल है उसके अकॉर्डिंगली हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना चाहिए और ग्रेसिंग लैंड को, चारागाह को बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके कारण हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को कैसे रोका जाए, मीन सॉइल कंजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। सॉइल का इरोजन होना और सॉइल का कंजर्वेशन होना, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। तो इसको आशा करता हूँ आप ध्यान से समझेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर। हम रिसोर्सेज ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। इससे पहले हमने सॉइल देखा था, अब हम वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर आप लोगों को मालूम है कि हमारे लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। बिगर वाटर के हमारी लाइफ नहीं रह सकती, हम जीवित नहीं रह सकते। हम और भी बहुत सारे कामों में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इन सब चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। अब मेनली हम बात कर देते हैं जो वाटर है हमारा, वो चार प्रकार का पानी होता है। मीन्स 4 मेजर सोर्सेस है पानी के। पहला है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब भूमि के ऊपर। दूसरा है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के अंदर है। तीसरा है एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर का मतलब होता है जो हवा के अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर। और चौथा होता है ओशियनिक वाटर, जो ओशियन के अंदर होता है। अब इसमें से जो सरफेस वाटर होता है, ये सरफेस वाटर जो रिवर है, पॉन्ड है, इसके अलावा लेक है, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ से हमें मिलता है और हम इसका वेरियस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है हमारे घरों में जो पानी आता है कहीं ना कहीं वो रिवर से और पॉन्ड से और बड़े बड़े लेक से होके आता है।
जो हमारे नगर निगम के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको हमारे घरों तक सप्लाई करने में मदद करते हैं। ग्राउंड वाटर की अगर मैं बात करूँ तो ज़मीन के अंदर पानी है, तो ज़मीन के अंदर का पानी का भी मेन इस्तेमाल करता है, हम इस्तेमाल करते हैं। यदि हम ज़मीन के अंदर के पानी की बात करें तो हम वेल लगा के, कुएँ लगा के, कुआँ खोद के, पहले के ज़माने में कुआँ खोदा जाता था, आज भी कुआँ खोदा जाता है, लेकिन इसके अलावा आजकल बोरवेल और ट्यूबवेल्स वगैरह खोदे जाते हैं और बोरवेल और ट्यूबवेल्स की मदद से जो है हम ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक वाटर की। एटमॉस्फेरिक वाटर की अगर मैं बात करूँ तो जो वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर होता है और वाटर वेपर के जो फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा जो आप अपने जब मोबाइल के ऊपर टेम्परेचर देखते हैं तो उस टेम्परेचर के अंदर लिखा हुआ था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी, कि अभी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नमी कितनी है। ये नमी बारिश में ज़्यादा पाई जाती है और ड्राई सीजन में मतलब कि समर सीजन में कम पाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बारिश के टाइम में जब पानी गिरता है तो पानी गिरने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नमी पाई जाती है। और आपने देखा होगा कि बारिश में कपड़े भी लेट सूखते हैं, देर से सूखते हैं, तो इसी वजह से क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नमी आ जाती है। एटमॉस्फेयर में भी पानी है, एटमॉस्फेयर में पानी हमेशा रहता है, लेकिन कभी कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। आगे हम बात करेंगे ओशियनिक वाटर की। अगर हम ओशियनिक वाटर की बात करें तो मेनली इसका जो इस्तेमाल होता है वो फिशिंग के लिए होता है, मीन्स मछली पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सी फूड को खाना पसंद करते हैं और सी फूड खाते हैं, तो वहाँ इसका इस्तेमाल जो फिशिंग के लिए होता है। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपको मालूम है जो बड़े बड़े सीज़ और बड़े बड़े ओशियंस होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े जहाज चलते हैं और इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। आज के ज़माने में ज़रूर हमने एरोप्लेन्स वगैरह बना लिए, लेकिन जो माल आता है एक देश से दूसरे देश तक के वो काफ़ी हेवी होता है, वो अभी भी आज भी जहाज के माध्यम से ही आता है। एरोप्लेन वगैरह में ज़्यादातर पैसेंजर जाते हैं और कुछ जो हल्का फुल्का माल है और हल्की फुल्की चीज़ें वही यहाँ से आती है। यूजेस ऑफ वाटर की बात करूँ तो आपको सभी को मालूम है वाटर का यूजेस क्या है। इरिगेशन करना, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ये भी वाटर का यूजेस होता है। कैसे वाटर का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? जो डैम्स वगैरह होते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं और उसके माध्यम से जो टरबाइन को घुमा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए आपका एक सेपरेट चैप्टर है, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब जब हमें मालूम पड़ गया कि वाटर हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें इसको वाटर को कंजर्व करके रखना है, क्योंकि वाटर साइकिल एक प्रोसेस है। वाटर साइकिल के द्वारा जो वाटर है रिन्यू हो जाता है, रिन्यूएबल सोर्सेस है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, इसकी वजह से बारिश टाइम पे नहीं हो रही है, टेम्परेचर के अंदर इम्बैलेंस हो रहा है, या यदि कहीं बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। तो जब तक कि बारिश नहीं होगी, जो रेन है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है हमारा, जब तक कि हमारे रिवर्स, पॉन्ड्स और यहाँ तक के जो अंडरग्राउंड वाटर है, वेल्स और ट्यूबवेल, ये भी चार्ज नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इसे कंजर्वेशन की ओर लेके जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वाटर हार्वेस्टिंग करना है। वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम रूफ का जो पानी होता है, हमारी छतों का पानी होता है, उसको कंजर्व करके रखते हैं और अंदर ज़मीन के अंदर उसे उतारते हैं। कहीं ना कहीं इससे भी प्रॉब्लम आज हो रही है कि आज हमारे जो शहर है उसके अंदर पक्के रोड बन चुके हैं, जो घर है हमारे पक्के हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो पानी है वो ज़मीन के अंदर नहीं उतर पाता। तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बोरवेल बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब कि वो फरवरी के अंदर या मार्च के वीक के फर्स्ट सेकेंड वीक के अंदर ही जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं, सारा उसमें पानी नहीं होता। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर अंडरग्राउंड के अंदर ज़मीन में नहीं उतर पा रहा है। तो हमें इसको वाटर को कंजर्व करके रखना है, क्योंकि वाटर की स्केर्सिटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका इसका हो गया। दूसरा साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ ऑल रिवर वाटरशेड्स माइनर टू मेजर। इसके अलावा जो रिवर्स है वहाँ पर भी हमें साइंटिफिक तरीका लगाना चाहिए ताकि वाटर को रोका जा सके। इसके अलावा पॉल्यूशन ऑफ वाटर को रोकना चाहिए। मेनली जो हमारे पास पानी है यदि वो पॉल्यूटेड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा होगी। जैसे कि अगर हम इंदौर की बात करें, इंदौर की जो खान नदी है उसको देखें तो वो नदी नहीं नज़र आती बल्कि नाला नज़र आता है। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो उसके अंदर जाता है। तो इस तरीके से वाटर का सोर्स खत्म हो गया, मीन्स हम ना उसको पी सकते ना इस्तेमाल कर सकते, वो इस हालत में है। तो इस तरीके से हमें वाटर के सोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, जो भी चीज़ें हो उसको हमें कंजर्व करने की कोशिश करना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये भी हमारा एक रिसोर्सेज है। अब इसके अलावा जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि चैप्टर नंबर 2 के मैं आपको स्नैपशॉट प्रोवाइड करूँगा, इसका जो PDF है वो प्रोवाइड करूँगा। आपको अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है, ओके। और इसके अलावा जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया है उसे चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करना है। जय हिंद, जय भारत।